हाँ जी, नमस्कार सभी को। आज अपने कई बिंदु जो हैं और इसको ना ये टॉपिक इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है, कोई नए बच्चे हैं या पुराने तो इस बात को जानते होंगे, भावी अध्यापक अध्यापिका हैं, कि ये जो टॉपिक जो मैंने लिखे हुए हैं, ये आपके जो है मनोविज्ञान बाल विकास में तो लगता ही लगता है। इसके अलावा अगर हिंदी भाषा प्रथम द्वितीय है उसमें भी पर्यावरण, गणित, एसएसटी, इन सभी विषयों में, इवन आपके पंजाबी लैंग्वेज में भी, इंग्लिश लैंग्वेज में भी इवैल्यूएशन जो है सब जगह लगता है। तो अपने क्या है, आज उस संदर्भ में कि आपके अन्य सब्जेक्टों में भी ये काम आ जाए, जितने आपके विषय अन्य सब्जेक्ट्स जो है उनमें आपको ये काम आ जाए। मूल्यांकन, सतत व समग्र मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण जो है, इन पर हम उपचारात्मक परीक्षण जो है, उपलब्धि परीक्षण है, निदानात्मक परीक्षण है, तीनों में एक ही लाइन में आपको थोड़ा सा अंतर बताया जाएगा। मूल्यांकन, मूल्यांकन के प्रकार, मूल्यांकन के सोपान, इन सब को इत्मीनान से हम, और अगर अपने को लगी ना कि क्लास ज्यादा बड़ी हो रही है, देखो कल के लिए क्षमा चाहूंगा कि वो लाइव वाला मसला चला नहीं, थोड़ा सा अपसेट था काम। और आज सबसे पहले आपको पता है 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस है, और मैंने जो एक कोटेशन डाली थी कि अगर आपके जीवन में कोई कठिनाइयां नहीं है, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, तो इसका मतलब आपका जो पथ है, आपका जो मार्ग है, आपका मार्ग सही नहीं है। तो जीवन में कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज का दिन जो है, आप स्वामी विवेकानंद जी के नाम करते हुए बहुत सारा अपना अपने आप में एनर्जी भर लेना, क्योंकि वो ऐसे महापुरुष हैं जो बहुत एनर्जी, मतलब उनको जो सुनते लोग थे वो फुल एनर्जी में, तो उनकी बहुत सारी कोटेशन है। मैंने अब जब पढ़ता था तो मैंने सामने लगा रखा था, वो जो आप सभी ने सुना होता है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो ठीक है, और एक फिर वो कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये बंदा मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। तो मैंने गाया नहीं आज, चलो जब चलती क्लास में मूड बना तो गाएंगे। हम मूल्यांकन के बारे में, आकलन में जो बातें पढ़ी थी ना, वो मूल्यांकन के संदर्भ में लगभग वही बातें हैं, क्योंकि मूल्यांकन के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, आकलन के बारे में स्पेशल पूछा जाता है, तो मैंने आपको वो हल करवा दिए थे। मूल्यांकन को तो हम देखेंगे, इसके अलावा हम सीसीई को देखेंगे। हम किसको देखेंगे? हम देखेंगे सीसीई को। सीसीई क्या है? कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव, हिंदी में लिखूं तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, देखो इसको ना सबसे अच्छा जो हल करवाया जा सकता है वो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से। कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन। अब ये है क्या? जो पहले मूल्यांकन हो रहा था 2009-10 से पहले, 2009-10 से पहले जो मूल्यांकन हो रहा था वो एक तरफा सा हो रहा था कि लास्ट में पेपर ले लो, और एक पक्ष का आप ये मान लो कि एक पक्ष का मूल्यांकन हो रहा था कि बच्चे ने पढ़ाई में क्या कर लिया, उसकी क्या उपलब्धि है, वो मूल्यांकन हो गया। 9-10 में राजस्थान के जयपुर और अलवर जिलों से एक प्रयोग के तौर पर इसको लागू किया गया, सीसीई को, कि बच्चे का समग्र मतलब और सतत मूल्यांकन, समग्र और सतत मूल्यांकन हो, कि लगातार होता रहे, चलती क्लासों में पूरे सेशन में मूल्यांकन होता रहे, और व्यापक उसके सभी पक्षों का मूल्यांकन हो। और बाद में करते करते 2015-16 में इसे संपूर्ण राजस्थान में लागू कर दिया गया था। ये क्या है, इसकी बातें वो सारी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हो जाएगी। संपूर्ण राजस्थान में इसको लागू किया गया। फिर करते करते इसमें देखो रेटिंग दी जाती है 2016 में, 2015-16 में ही क्या है, एक और चीज ऐड की गई है। वो ऐड की गई है, एक नाम है SIQE, स्टेट इनिशिएटिव क्वांटिटी एजुकेशन, जो क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एक पहल शुरू की गई राजस्थान में, स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी
एजुकेशन 2015-16 में। अब किताबों में ये लिखा आपको आ जाता है कि सीसी की जगह वर्तमान में क्या SIQE चल रहा है। और कुछ किताबें जब आप शैक्षिक प्रबंधन पढ़ेंगे तो आप कहेंगे SIQE बंद हो गया, बंद वगैरह कुछ ही नहीं हुआ, सब चल रहा है। जब आप 3rd ग्रेड मेंस पेपर करेंगे या 1st ग्रेड की तैयारी तब उसमें पढ़ेंगे, तब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा शैक्षिक प्रबंधन। तो गुणवत्ता के लिए, और 2016 में क्या किया, ये इसको कहते हैं चलाया गया। अब आज मैंने आपको कहा था मैं ऐसे के समेटिव असेसमेंट के आज पेपर लाया हूं, पोर्टफोलियो की वो फाइल लाया हूं ताकि आपको दिखा सकूं कि कैसा होता है। हमारे स्कूलों में 2 तरह के मूल्यांकन, बच्चों के 2 तरह के पेपर होते हैं, FA और SA। इसको एक बार के लिए स्टॉप किया गया है। हालांकि इनकी जो रेशियो है, SA में 40% SA के माध्यम से और 60% और 40% FA के माध्यम से बच्चों का, इनका जो अंक निर्धारण किया गया 60% इसका, 40% इसका। जब राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम चलाया गया तो इसको क्या है, लास्ट ईयर जो पिछले 5 सालों में इसकी तरफ ध्यान नहीं गया, और वो होते थे राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, उसमें पूरा वो रेटिंग वगैरह सारा काम ही होता था। तो ये जो ऐसे था समेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन, ये पहले कितने हुआ करते थे, ये 4 हुआ करते थे पहले, और बाद में इसको क्या कर दिया, हालांकि FA हुआ करते थे 4। आपने पिछला कोई भी आंकड़ा नहीं याद रखना। वर्तमान में स्कूलों में ऐसे कितने होते हैं, वर्तमान में 3 होते हैं। मैं जो ऐसे 2 लाया हूं, मेरे पास जो PDF में आपको दिखाने के लिए, वो ऐसे 2 है, ऐसे 3 होगा। ऐसे 1 में क्या है, ऐसे 1 में उनका आ जाता है 45% सिलेबस, फिर ऐसे 2 में आएगा 40% सिलेबस, और ऐसे 3 में उनका आ जाता है 15% सिलेबस। अब ये बातें आगे व्यवस्थित रूप से लिखी हुई हैं, आपको याद हो जाएंगी, निश्चिंत रहें। हमने एक बार इतना ही देखना है, CC क्या है, सतत व व्यापक मूल्यांकन है। पहले बच्चे का एक पक्ष का, अब 2009-10 से राजस्थान में जयपुर अलवर से ये शुरू किया गया था। ये आंकड़े शैक्षिक प्रबंधन में काम आते हैं, हमारे मनोविज्ञान या विषयों में अगर उनको पढ़ते हैं तो उसमें ये चीजें, आंकड़े हमारे काम के नहीं है। हमने ये देखना है CC की फुल फॉर्म क्या है, SIQE की फुल फॉर्म क्या है, स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन, हमने फुल फॉर्म याद रखनी है। फिर हमने SA और FA को, यहां मैं दोबारा समझा के आपको, वो आपका वक्त जो है हमने दोबारा से आपका वो रिकॉल करवा के, रिवाइज करवा के, वक्त जाया नहीं करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। कल मैंने जो क्लास लगाई थी, रिकॉर्ड पढ़ी है, उसमें बहुत अच्छे से आकलन के जो 2 टाइप हमने किए थे, रचनात्मक और योगात्मक, समेटिव और फॉर्मेटिव, उनको आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब फिर बात आती है, हमने ये जानना है, 3 वर्ड है, देखो 3 शब्द हैं। अगर मूल्यांकन की मैं बात करूं तो 3 शब्द हमारे पास होते हैं। एक होता है उपलब्धि परीक्षण। क्या होता है, इन शब्दावलियों को समझो, आगे व्यवस्थित रूप से आप जान जाएंगे, एक बार समझना है, कुछ नहीं करना। उपलब्धि परीक्षण। और एक है निदानात्मक परीक्षण। क्या है, निदानात्मक परीक्षण। और एक आपका है उपचारात्मक परीक्षण। उपचारात्मक परीक्षण, ये तो क्या है, रेमेडियल है। रेमेडियल क्लासें चलती हैं स्कूलों में, रेमेडियल टेस्ट हम कह सकते हैं। निदानात्मक ये डायग्नोस्टिक, और ये अचीवमेंट सर्वे हो गया। स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, मैं पहले बता दूं। अब आपको एक ही शब्द में जानना, ये कब होता है, परीक्षा के अंत में। परीक्षा के अंत में। ये कब होगा, उपलब्धि के बाद। जब उपलब्धि परीक्षण हो गया बच्चे का, है क्या बताऊंगा, उपलब्धि के बाद। और ये क्या है, ये है निदान के बाद। निदान के बाद। अब है क्या, बच्चे का, मैंने इतिहास का एक पेपर लिया। पेपर लेने के बाद
मैंने बच्चे का वो मूल्यांकन कर दिया कि किसमें उसके कितने क्या कुछ क्या पक्ष, उसका मैंने मूल्यांकन कर दिया, संपूर्ण वो परीक्षा का उसकी जो योग्यताओं का मैंने उसका परीक्षण कर दिया, संपूर्ण उपलब्धि का परीक्षण हो गया कि बच्चे ने पूरे साल में और इस परीक्षा में उसने कितने नंबर लिए, मैंने वो निर्धारित कर दिया, उसका मूल्यांकन कर दिया। अब बच्चे के किस विषय में वो बच्चा कमजोर है, तो वो कमजोरी का पता करना, जैसे इन दोनों को अगर मैं समझाऊं कि एक तो है रोग, बीमारी जो है, बीमारी का पता करना, और यहां है बीमारी का इलाज, दोनों में ये फर्क है। रेमेडियल क्लासें, REM, रेमेडियल क्लासें, रेमेडियल वर्ड है ऐसे, रेमेडियल, रेमेडियल क्लासें अभी कोविड के बाद स्कूलों में चलाई थी, हमने ट्रेनिंग दी थी शिक्षकों को, इसमें रेमेडियल का उसमें जिक्र होता है, उपचारात्मक शिक्षण, कि बच्चे का कोविड के कारण जो लर्निंग लॉस हुआ है, जो उनका अधिगम का नुकसान हुआ है, बच्चे घर बैठे रहे, उसकी पूर्ति के लिए, कि पुराना जो उनका लॉस नुकसान वो पिछड़ गए, उसकी पूर्ति के लिए ये उपचारात्मक परीक्षण रेमेडियल कोर्स दिया गया था। मान लो बच्चा निदानात्मक में क्या है, उपलब्धि तो परीक्षा के अंत में है, उसका समग्र मूल्यांकन हो गया। निदान में क्या है, मान लो कि बच्चे ने इतिहास का पेपर दिया, इतिहास का पेपर दिया, अब मैंने देखा कि बच्चे के पेपर दिया और पेपर का जो रिजल्ट है वो तो इसमें आ गया, अब मैंने देखा बच्चे ने इतिहास में वो प्रश्न थोड़े से गलत कर रखे हैं जिनमें सन है, जिनमें क्या है, ईयर, उनको वर्ष जो है वो याद रखने में दिक्कत हो रही है कि कौन सा युद्ध कब हुआ, तारीख, सन, महीने, माह, ये याद रखने में दिक्कत आ रही है। मैंने ये पता कर लिया उपलब्धि के जस्ट बाद में, ये मैंने ये जान लिया कि उसमें दिक्कत कहां आ रही है, उसको सन याद करने की दिक्कत आ रही है। अब मैं उसको थोड़े से टिप्स दे दूंगा कि ऐसे ऐसे करके, कि 1757 जो प्लासी का युद्ध है वो 1857 की क्रांति से 100 साल पहले हुआ है, ठीक है, और इस तरह से इसमें इतने जोड़ दो कि बक्सर का युद्ध, मैं थोड़े से टिप्स दूंगा उसको, थोड़ी थोड़ी बातें, कैबिनेट मिशन कब आया, क्रिप्स मिशन कब आया, ये कब आया, तो मैं महीनों को पहले उसको बोलूंगा ऐसे कैसे, जब मैं आपको राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको वहां तरीका बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जो इतिहास में वर्ष है वो लॉजिकली याद कर सकते हैं, रटने की जरूरत ही नहीं। तो समझ गए, पेपर हुआ, उसका रिजल्ट सुनाया, और उसके बाद जाना कि बच्चे में निदानात्मक परीक्षण क्या है, कि बच्चे में क्या है, किस तरह की जो उसका कौन सा पक्ष कमजोर है, उसको सन याद करने में दिक्कत आ रही है। जब उसके सन का इलाज कर दिया मैंने, किस तरह से याद करो, तो वो उसका उपचारात्मक परीक्षण हो गया। तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये 3 वर्ड। मैं आपको थोड़े से शब्दावलियां याद करवाता हूं, तो वो याद रखनी जरूरी है। अब एक शब्द है शिक्षण, ठीक है, एक शब्द है शैक्षिक, शैक्षिक है, और एक शब्द है शैक्षणिक, ये शब्द बार बार आते हैं भी, जिसमें हम वो भी पढ़ते हैं ना, आप देखो, अधिगम, सीखना, और एक होता है सिखाना, ये वर्ड भी आपके पास आते हैं, जिसको हम पढ़ाना भी कह सकते हैं, मतलब ये कहें ये टीचिंग है, ये वाला, ये ऊपर भी रख सकते थे आप, टीचिंग में, टीचिंग है, ठीक है। ये क्या है, एजुकेशन है, EDUCATION, ठीक है, और ये क्या है, EDUCATIONAL, एजुकेशनल। टीचिंग कई बार आ जाता है कि शिक्षण की प्रक्रिया में क्या क्या शामिल है, शिक्षण में क्या है, आपको यह पता चलना चाहिए, जो कक्षा में टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है वो शिक्षण है। शैक्षिक क्या है, सिलेबस, पाठ्यक्रम, किताबें, बच्चा, वो सारा शैक्षिक है, शैक्षिक, सिलेबस, किताबें, जो उसका पाठ्यक्रम है वो। शैक्षणिक, एजुकेशनल, उसके अलावा अन्य जितना भी पाठ्यक्रम के साथ साथ अन्य सारी चीजें वो भी इसमें शामिल हो जाती है, वो शैक्षणिक हो जाता है। तो थोड़ा सा इन शब्दों को समझना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम मूल्यांकन को, इवैल्यूएशन को। क्या कह रहा है, मूल्यांकन का अर्थ क्या है। हमने पढ़ा था मापन, आकलन को। मापन और आकलन
आकलन जो है मतलब मेजरमेंट और असेसमेंट पार्ट किसके हैं? इवैल्यूएशन के ही पार्ट हैं। मूल्यांकन का अर्थ मापन के साथ मूल्य निर्धारण से है। मापन के साथ उसके मूल्य का भी निर्धारण कर दिया। अधिगम अनुभवों द्वारा विद्यार्थी में अपेक्षित व्यवहारगत जो परिवर्तन किस सीमा तक हुआ, इसका मूल्य निर्धारण करके निर्णय देना। अधिगम अनुभव, टीचर जो है वो पढ़ा रहा है, टीचिंग हो रही है, शिक्षण हो रहा है, और बच्चा क्या है, उसको लर्न कर रहा है, अधिगम कर रहा है, लर्न हो रहा है यहां। ठीक है, ये क्या है? लर्न हो रहा है, लर्निंग एक्सपीरियंस हो गए। अब उसने लर्निंग एक्सपीरियंस जो है उसके द्वारा विद्यार्थी में जो व्यवहारगत परिवर्तन आए, उसने जो सीख लिया, उसके द्वारा उसमें जो व्यवहारगत परिवर्तन आए वो किस सीमा तक आए हैं, कितने परिवर्तन हुए, कितने नहीं हुए, इसका मूल्य निर्धारण करना क्या है? इसका मूल्य निर्धारण करना क्या है? इसका मूल्य निर्धारण करना है मूल्यांकन। इस बात को थोड़ा सा आप समझ गए होंगे, आगे बार बार जिक्र आएगा, समझ जाएंगे। परिमाणात्मक, गुणात्मक। परिमाणात्मक हम इसको कह सकते हैं मात्रात्मक, अंकीय जो है वो मापन में होता है, और गुणात्मक में हमने क्या पढ़ा था? आकलन पढ़ा था। आज आकलन को भूल जाए एक बार, और ये दोनों पक्ष शामिल होते हैं तो वो क्या हो जाता है? मूल्यांकन हो जाता है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलिए, अब क्या कह रहा है? हमने देखा था सीखने के 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक मानव जीवन के विकास में उसका आकलन व मापन करना ही मूल्यांकन कहलाता है। यह सतत व व्यापक प्रक्रिया है, CCE। मतलब मूल्यांकन का एक पार्ट जिसको हमने 2009-10 के बाद पढ़ना अलग से शुरू किया कि बच्चे का निरंतर एक तो कंटिन्यू होना चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, व्यापक स्तर पर मूल्यांकन होना चाहिए। मानव जीवन के विकास में उसका आकलन व मूल्यांकन। आकलन हो गया उसका अन्य जो गुण है, उसने क्या कुछ जो व्यवहार में उसके गुण वगैरह। मापन क्या है? नंबरिंग देना। यह शिक्षण के अंत में करते हैं। मापन प्लस आकलन साथ साथ इसमें शामिल रहते हैं, यानी कि मूल्यांकन बहुत वृहद है। हमने मापन और आकलन को पढ़ा था, मेजरमेंट और असेसमेंट उसके हम जो है वो सम्मिलित हैं किसमें? इसमें इवैल्यूएशन में। मापन मेजरमेंट प्लस असेसमेंट इज इक्वल टू, ये क्या आ गया? व्यापक जो इवैल्यूएशन आ गया। मेजरमेंट असेसमेंट मिला के क्या बनते हैं? इवैल्यूएशन बनता है। मूल्यों का गुणों के आधार पर अंकन करना कर अंत में निर्णय। देखो ये 2 शब्दों को अच्छे से पढ़ लेना। गुणों के आधार पर अंकन हो गया। एक तो अंकन है सीधा कि 50 में से 20 नंबर आए, लेकिन यहां गुणों का बहुत सारी चीजें उसके सभी पक्ष आ गए, खेल कूद का, सांस्कृतिक, तो नंबरिंग तो देंगे ना कि भाई इसमें इतना आया, अनुशासन में इतने नंबर आए वगैरह वगैरह। तो वो गुणों के आधार पर अंकन कर अंत में निर्णय देना, अंत में कि बच्चा कैसा है, लास्ट में जो डिसीजन है और उद्देश्यों की प्राप्ति कितनी करनी। अभी हम जानेंगे शिक्षण के उद्देश्य क्या है, शिक्षण क्या है और मूल्यांकन क्या है। एक ये त्रिकोणीय श्रृंखला बनती है, इस तरह से ब्लूम ने निर्धारण किया है। यह एक शिक्षण की प्रक्रिया है, शैक्षिक प्रक्रिया जिसको हम कह सकते हैं। उसमें सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। यहां क्या आएगा? अधिगम, जो बच्चा सीख रहा है, अधिगम से उसने क्या अनुभव अर्जित किए वो आता है, और फिर लास्ट में क्या आता है? शिक्षण विधियों का यूज करते हुए उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि उद्देश्य निर्धारित होंगे। उद्देश्य निर्धारित कि आज जाके क्लास में बच्चों को क्या पढ़ाना, वो पहले उसका जो पर्पस सेट कर लिया, ठीक है। अब जाके बच्चे को पढ़ाया, और बच्चे ने, जब मैंने पढ़ाया तो बच्चे ने वो अनुभव प्राप्त किया, बच्चे ने वो एक्सपीरियंस प्राप्त कर लिया, लर्निंग एक्सपीरियंस। अब बच्चे को लर्निंग एक्सपीरियंस कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, ये जानकारी कहां से मिलेगी? इवैल्यूएशन से मिलेगी। तो इससे पहले हम विधियां, जब उसके सोपान पढ़ेंगे तो विधियां यहां पहले आ जाएंगी, ठीक है, कि पहले उद्देश्य सेट किया जाता है, फिर ये किया जाता है, फिर व्यवहारगत परिवर्तन देखा जाता है, फिर विधियां आती हैं, फिर मूल्यांकन आता है, और लास्ट में उसका सामान्यीकरण हो जाता है। तो हम क्या जान सकते हैं अभी
कि शैक्षिक प्रक्रिया जो है त्रिकोणीय प्रक्रिया है और उसमें मूल्यांकन सबसे लास्ट में आता है। ये अंत में आ गया त्रिकोणीय प्रक्रिया में। सबसे पहला पहला क्या है? उद्देश्य। हम कह सकते हैं सीखने के उद्देश्यों की कितनी प्राप्ति हुई या नहीं हुई, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं हुई, ये एक मूल्यांकन से पता चलता है। फिर हम कह सकते हैं मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन जो शैक्षिक प्रक्रिया है, शैक्षिक प्रक्रिया का एक क्या है? मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का एक क्या है? अंग है। आज कमरा खुला रह गया, कमरा खुला रह गया और ये मक्खियां मक्खियां आ गई। मैंने 2 लाइनें लिखी थी बहुत समय पहले, वो स्कूल का ना, एक 2 गेट होते हैं तो एक तरफ से एक खुला हुआ था, दूसरे पे बाहर से लॉक लगा हुआ था। तो जुमलों में उलझा के यूं सबका मुख तो मोड़ रखा है, दरवाजे पे ताला है, कमरा खुला छोड़ रखा है। तो ऐसे करके वो थोड़ी सी पोएट्री शुरू की थी, फिर कभी इसको पूरा करेंगे। तो गुणों के आधार पर अंकन हो गया। तो शैक्षिक प्रक्रिया कैसी है? त्रिकोणीय प्रक्रिया है। ब्लूम के अनुसार ये बनाई गई है, एनसीईआरटी ने ब्लूम की ये जो टर्म्स है उसको फॉलो किया है। तो सबसे पहले क्या उद्देश्य आते हैं, फिर अनुगम आता है। तो मूल्यांकन क्या है? शैक्षिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, सबसे अंत में आता है त्रिकोणीय प्रक्रिया में। और क्या है? शैक्षिक उद्देश्य पूरे कितने प्राप्त हुए, प्रगति कितनी हुई, ये जानना भी क्या है? मूल्यांकन है। मापन मूल्यांकन। मापन मात्रात्मक है, ये मात्रात्मक गुणात्मक है, ये सीमित है, वो व्यापक है। एक पक्षीय है, एक पक्षीय मतलब सिर्फ ज्ञानात्मक पक्ष का हम जो है मापन करते हैं, बच्चे के कितने नंबर है। बहुपक्षीय है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सभी आ जाते हैं उसमें। और सार्थक भविष्यवाणी नहीं हो सकती भाई नंबर के आधार पर हम कह दें। मान लो मेरे नंबर के आधार पर मुझे कोई कहता कि भाई तू तो पढ़ाई छोड़ दे। आप ये देखो 55% 10वीं में नंबर थे और बाय ग्रेस 6 नंबर की ग्रेस लगी थी मेरे। ठीक है, पिछड़े बालक जो थे ना, अति पिछड़े वाले, वो वाला बालक था मैं। तो आप देख लो उस समय के मेरे नंबर को, मेरे मापन को देख के सब हर कोई यही कहेगा कि भैया तू पढ़ाई छोड़ दे, कोई काम देख ले। और अगर मेरी कलाकारियां देखते कि मैं गीत संगीत, तो फिर मैंने मान लो म्यूजिक की पढ़ाई की, म्यूजिक का स्टूडेंट, ग्रेजुएशन जो म्यूजिक से की, इसलिए गाने वाने गा लेते हैं। और फिर वहां मान लो किसी ने मेरी जो 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 क्वालिटी उसको पहचाना होगा और किसी ने बताया होगा कि भी तू पढ़ ले, पढ़ सकता है ऐसा करके। और फिर मेरे गुणों को जब जाना गया कि मात्रा के अलावा भी इसमें क्वालिटी है, तो फिर जो है वो जो मेरा मूल्यांकन हुआ, तो उसके आधार पर फिर आज जो है आपके सामने लेक्चरर बने हुए हैं, बढ़िया जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन करवा के सार्थक। और इस लेक्चरर को पंजाब वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो स्कूल लेक्चरर राजस्थान में लगने से पहले मेरा सिलेक्शन पंजाब में लेक्चरर कैडर में हुआ है। लेक्चरर भर्ती वहां जो आई थी, एक मोहाली पेपर हुआ था और एक हुआ था अमृतसर साहब में। ठीक है, सार्थक भविष्यवाणी कर सकते हैं क्योंकि इसके आधार पर, नंबरिंग के आधार पर तो मेरी भविष्यवाणी क्या होती कि भी इसका कुछ ही नहीं हो सकता। और जब किसी मेरे गुणों को और सब देख के, तो इसमें भविष्यवाणी संभव है। इसमें जो है ज्यादा समय लगता है, इसमें समय कम, श्रम कम, धन कम लगता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा लगता है। तो देसी उदाहरणों के माध्यम से आपको समझाएंगे, आपके उदाहरण और मेरे पे उदाहरण, बस 2-3 चीजें। मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों की उपलब्धि व सीमा का पता व निर्धारण करना। ये मैंने ऊपर जो बताए थे, एजुकेशन प्रोसेस और टीचिंग प्रोसेस, तीनों अलग अलग है। शिक्षण प्रक्रिया के 3 आयाम ब्लूम के अनुसार है। ये शैक्षिक प्रक्रिया हम लिख देते हैं यहां। और शिक्षण अधिगम या अनुभव, और लास्ट में क्या है, बच्चे में क्या परिवर्तन आया, तो वो मूल्यांकन से हमें पता चल जाता है। हाँ जी, क्या जाना हमने? उस त्रिकोण के माध्यम से शैक्षिक उद्देश्यों की सीमा का निर्धारण मूल्यांकन से होता है। यह शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग है। व्यवहार में परिवर्तन हुआ या नहीं, शिक्षण कैसा भी पढ़ाया गया वो कैसा था, उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं, ये सब आपको इससे समझ आ जाएगा। सारी प्रक्रिया से रटने की जरूरत नहीं है। मूल्यांकन के सोपान। अब आपने ना ज्यादा इसमें टेंशन वाला मसला नहीं है,
भाई आप अपने आप को शिक्षक मान लो, 1 से 5 का, 1 से 5 में आप पढ़ा रहे हैं, हालांकि बड़ी क्लासों का भी है, लेकिन जो जितने भी है ना, निदानात्मक, उपचारात्मक, उपलब्धि और ये जितनी रेटिंग, पोर्टफोलियो, ये सारा मसला जो है ना, वो 1 से 5, 1 से 8 तक रहता है ज्यादा। आपने ये देखना है, शिक्षण आपने करवाया, शैक्षिक प्रक्रिया का हिस्सा है, पढ़ा रहे हो आप, बच्चा अधिगम कर रहा है, मतलब आप पढ़ा रहे हो, बच्चा पढ़ रहा है। लास्ट में जाके जब आपने ये जाना कि मैंने पढ़ाया, प्रश्नोत्तरी की, आपको लगा कि ठीक है और सब कुछ उसके बारे में जान लिया, वो मूल्यांकन हो गया। हार्ड एंड फास्ट कोई इसका मसला है नहीं, रटने की जरूरत नहीं है। आप अपने आप को टीचर मान लो और विद्यालय में पढ़ा रहे हो तो वो शैक्षिक प्रक्रिया है। पढ़ाने से पहले आप पहले उद्देश्य, पर्पज सेट करेंगे ना अपने दिमाग में कि आज मैंने ये पढ़ाना है। जाके आप जो प्राइवेट पढ़ाते हैं उनको पहले से तैयारी करके जानी पड़ती है, तो सरकारी वाले तो अच्छे ही होते हैं सभी, है ना। लेकिन मेरा तो क्या है कि मैं आज भी अगर मान लो किसी विषय को पढ़ाता हूं ना, भले ही मैं इतिहास का हूं और बहुत इतिहास याद हो गया, मैं किताब पढ़ता ही हूं, मैं तो किताबों को पढ़ता ही हूं। ठीक है, तो ये देखो मक्खी ने क्या कर दिया, आज मक्खियां मरेंगी मेरे से, जो कत्ल तो क्या करना है ना, कातल कारीगर लगता है, मेरी किताब लियांदी सी मैं, कातल कारीगर लगता है। ठीक है, चलिए मूल्यांकन के सोपान हमने जाना था। सबसे पहले ऊपरी ऊपर हमने उद्देश्य का चयन कर लिया था, निर्धारण कर लिया था। फिर उद्देश्यों का विश्लेषण करेंगे व्यवहारगत परिवर्तन के संदर्भ में, कि आज आपको ये पढ़ाना है और इसमें हम ये पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, और ये चीज इसके अंदर, ये मान लो मैं कहूं कि मैंने मूल्यांकन पढ़ाना है, मूल्यांकन टॉपिक ले लिया आज, तो ये मेरा उद्देश्य हो गया। अब मैं मूल्यांकन में 2 प्रकार है, इतनी विधियां हैं, ये कुछ है, ये कुछ है, वो जो होगा तो वो उद्देश्य का क्या हो जाएगा, विषय का क्या विश्लेषण हो जाएगा। अब मैं ये सोचूंगा कि इसको अट्रैक्टिव तरीके से किस तरह से पढ़ाया जा सकता है, कौन कौन सी, भाई मैं कहानी विधि लूं, स्टोरी टाइप पढ़ाऊं, या मैं स्टोरी कथा वाली होगी, या मैं किसी और विधि का, प्रश्नोत्तरी विधि का यूज करूं, कुछ भी, है ना। तो वो फिर विधियों का चयन किया जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, विधियों का प्रयोग, जब चयन कर लिया तो विधि अप्लाई भी की जाएगी। तो आपको बताते हैं कि भाई क्या होता है कि एक टीचर जो है, शिक्षक जो है, वो क्लास में पढ़ाने गया। सबसे पहले उसने विषय का चयन किया, पढ़ाने के लिए गया, ठीक है, विषय का चयन किया। अब क्या हुआ कि वो विद्यार्थी जो है पढ़ाया गया, विद्यार्थियों ने क्या लर्न किया, उसमें विद्यार्थियों ने क्या कुछ पढ़ा, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, वो हो गया अधिगम। विद्यार्थियों ने पढ़ लिया, विद्यार्थियों ने पढ़ लिया। हेलो, क्लास चल रही है सर मेरी। विद्यार्थियों ने पढ़ लिया, ठीक है, विद्यार्थियों ने जो पढ़ लिया वो हो गया अधिगम, और अधिगम का उनके पास अनुभव हो गया। अब अनुभव के आधार पर प्रश्नोत्तरी कीजिए, तो कहानी रूप में कि एक बार मास्टर क्लास में पढ़ा रहा था, फिर बच्चे पढ़ रहे थे, तो उसको हम कहते हैं अधिगम, वो लर्न कर रहे हैं। और लास्ट में मास्टर जी ने उनसे प्रश्न पूछे कि बेटा बताओ, पहाड़ पर कुण गयो, बेटा छाल कण मारी, दुबाच की होया, अगे की होया, जवाब उत्तर दे रहे हैं। और ये क्या है बेटा, ये इवेल्युएशन है, ये मूल्यांकन, स्टोरी टाइप में उनको समझाया। तो ऐसा क्या हो जाएगा, विधि का भी प्रयोग हो गया, परिणाम निकलना आ गया, परिणाम सामने आ रहे हैं कि विधि जो है उसका प्रयोग हो रहा है। अब जो परिणाम है, जो रिजल्ट निकला, उनकी व्याख्या की जाएगी, समानीकरण किया जाएगा, व्याख्या की जाएगी कि भी जो पढ़ाया हुआ है वो सफल हुआ, नहीं हुआ, कितना बच्चों ने सीखा नहीं सीखा, टीचर ने जो पढ़ाया, जो मेथड यूज किया, उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं, ये सारी फिर बाद में व्याख्या। तो ये सोपान है, माइंड में रख लेना कि पहले चयन करेंगे उद्देश्य का, फिर जो उद्देश्य चूज किया है उसका क्या है, विश्लेषण किया, एनालिसिस किया जाएगा, और फिर क्या करेंगे, वीडियो का चयन करेंगे, मेथड कि किस तरीके से, क्या क्या तरीका अपनाया जाए कि बच्चे सीख जाएं, और फिर उस तरीके को अप्लाई किया जाएगा, और लास्ट में क्या है उसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। एक हम क्या करेंगे, एक डिसीजन देंगे कि कितना जो सफल हुआ या नहीं, ये उसके सोपान होंगे। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे इन बातों को। मक्खी नहीं समझ रही आज, पता नहीं क्यों नहीं समझ रही, और आपको थोड़ी सी 2-4 लाइनें बोल के आज आपका हौसला भी बढ़ाना था। चलो, उद्देश्य, पहले उद्देश्य और ये मूल्यांकन समझ लें, बीच में बातें शुरू हो गई तो वो तारतम्यता हमारी जो है ना वो खत्म हो जाएगी। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, बार बार वही चीजें, क्योंकि एग्जामिनर ने लिख दिया मापन,
आकलन मूल्यांकन का अर्थ व उद्देश्य। इसका मतलब अर्थ से प्रश्न पूछेगा पहला, दूसरा प्रश्न पूछेगा, चांस रहेंगे उद्देश्य से, बाकी बातें बाद की है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग चला करो। अर्थ में हमने जान लिया कि अर्थ क्या है, मापन प्लस मूल्यांकन और वो सारा कुछ हमने जान लिया, मूल्य का अंकन करना। और आप देखना पिछली परीक्षाओं में अर्थ से प्रश्न पूछा है, उद्देश्यों से प्रश्न पूछा है। तो उद्देश्य क्या है? छात्रों की क्षमता और कमजोरियों का निदान व उपचार। अभी आपको बताया निदान क्या है, पता करना, और ये क्या है, इलाज करना। ये क्या है, इलाज करना। ये डायग्नोस्टिक है और ये क्या है, रेमेडियल है। न केवल बालक का अध्ययन बल्कि शिक्षक का भी मूल्यांकन। अब बालक का ही नहीं इसमें पता चल रहा है कि बालक ने कितना सीखा क्या नहीं सीखा, शिक्षक का भी। अब आप देख लेना, जो मूल्यांकन है, मूल्यांकन में पूरे विद्यालय को हम समाहित कर सकते हैं, सब चीज का, पाठ्यक्रम का, शिक्षक का और शिक्षार्थी का, ठीक है, अभिभावकों को, इससे सब इस पे इंक्लूड हो सकते हैं। बालक का, शिक्षक का भी मूल्यांकन। यह शिक्षण प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, कक्षा, अध्यापन, परीक्षण, ये हटा दो। तो यह शिक्षण प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर लागू होता है, प्रत्येक स्तर पर मूल्यांकन इसका होता है, उद्देश्यों का, पाठ्यक्रम का, कक्षा का, अध्यापन का। शिक्षकों की कुशलता व सफलता का अंकन, कि कितना बढ़िया पढ़ाए, कितना सफल हुए पढ़ाने में। बालकों का जो है वर्गीकरण। अब वर्गीकरण शब्द आप मुझे ये बताओ, मैंने आपको पिगट पढ़ाया था, प्याजे पढ़ाया था, ऑपरेशनल थ्योरी, उसमें बच्चा किस एज में आके ये वर्गीकरण, संरक्षण, वर्गीकरण, ये सारी चीजें प्याजे के अनुसार बच्चा किस किस एज में, क्या वो अपने सेंसरी मोटर स्टेज है, क्या वो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, क्या वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, और क्या वो फॉर्मल जो है स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अच्छे से मैं कहता हूं, प्याजे को तो इतना रगड़ा लगा दिया अपन ने, प्रश्न गलत नहीं होगा। वो क्लास अगर देखी नहीं आपने, जीन प्याजे संज्ञानात्मक, किसी लेवल में आप हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड, किसी में सीटेट, पीजीटी, टीजीटी, प्याजे वाला प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, भले ही आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो या आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो। अब आप कमेंट करके मुझे ये बताएं, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए शिक्षकों को प्रेरित, रिसर्च वाले में। और ये विषय आपके लगता है ना, क्रियात्मक अनुसंधान, जीवन में शिक्षा की महत्ता के बारे में फीडबैक दिया जाता है, कि आपका जो प्रतिपुष्टि, फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि, जीवन में शिक्षा की क्या महत्ता है, इससे क्या सीखते हो, ठीक है, जीवन में जीवन जीने का तरीका आपको आएगा। ये सारी बातें जो है इसमें सम्मिलित होती है। मूल्यांकन की विशेषताएं कर लें, फिर अपने थोड़ी सी एक बात करते हैं। मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है? थोड़ा सा एक्टिव रहा करो, मुरझा के मत, क्लास चल रही है बढ़िया तरीके से, इसको अब शेरो शुरू वाला कोई बात नहीं, एक बार टिके रहे, मैं बता दूंगा, फिर एक पूरी प्रोसेस आपके दिमाग में आ जाए, फिर आप क्लास शेयर वाला काम कर लेना। शिक्षण का आंतरिक अंग है, अभी हमने देखा शिक्षण का अंग है। मूल्यांकन शिक्षण है नहीं, शिक्षण का एक अंग है, ये हिस्सा है, भाग है, व्यापक व निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसकी 3 अनिवार्य विशेषताएं हैं, वैधता या प्रमाणिकता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। यहां से प्रश्न पूछा जाता है। देखते हैं इन विशेषताओं को देखते हैं अभी हम। वैधता, वैलिडिटी, सर्टिफिकेशन, प्रमाणिकता। अब इनमें हमने फर्क देखना है कि वैधता क्या है, विश्वसनीयता क्या है, और नीचे एक वो जो आ गया आपके, कौन सा है, तीसरा पार्ट कौन सा है, विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुनिष्ठता। क्या अंतर क्या है? 2 पर तो पक्का प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। वैलिडिटी, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति में कितना सक्षम हुए। थर्ड आई की कारक विश्लेषण विधि का इसमें यूज किया जाता है। उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं, टारगेट जो रखे थे हमने वो प्राप्त हुए या नहीं, और अगर प्राप्त हुए तो हमारे पास क्या प्रमाण है, तो हम कहेंगे ये देखो रिजल्ट। तो वैधता क्या है, जो टारगेट रखे गए थे
करिकुलम के जो उद्देश्य की पूर्ति के लिए, पर्पज की पूर्ति के लिए, तो वो सक्सेस हुए क्या? इसमें एनालिसिस विधि का प्रयोग किया जाता है, कारक वाली थॉर्नडाइक की ये विधि है। तो ये जानना, ये जानकारी रखना अपने आप में ये क्या है, ये वैधता या प्रमाणिकता है। हम पढ़ रहे हैं मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन हमने पढ़ा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, शैक्षिक प्रक्रिया का एक अंग है, ठीक है। अब हमने ये देखना है और उसके अलावा तीन मुख्य विशेषताएं, वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। वैधता क्या होती है कि जानना कि पाठ्यक्रम जो पढ़ाया वो कितना सीख लिया बच्चे ने, पाठ्यक्रम के जो उद्देश्य थे उनकी पूर्ति हुई या नहीं, तो विश्लेषण विधि का प्रयोग करते हुए ये इसमें जानते हैं, ठीक है। विश्वसनीयता, रियलिएबिलिटी, रियलिएबिलिटी क्या कहेंगे इसको भाई? रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी क्या कहेंगे इसको, बताना मुझे भी, अंग्रेजी मेरी बीपीएल है, ठीक है। और विश्वसनीयता, विश्वसनीयता में क्या है, परीक्षण की कितनी बार भी जांच। अब आपको एक उदाहरण देता हूं, विश्वसनीयता क्या है, यह है कि मैंने पेपर लिया, मैंने कॉपी चेक कर दी, मैंने नंबर दे दिए 70 में से बच्चों को 61 दे दिए, 60 दे दिए, या मैंने दे दिए 50। अब किसी को डाउट हुआ कि भाई इसके तो नंबर बढ़ाए गए हैं, ठीक है। अब आपने चेक किया या किसी और से क्रॉस चेकिंग करवाई गई, मैंने 60 दिए, उसने भी 60 दे दिए, उसने कहा 60 है, किसी और ने चेक किया तो 60। मतलब कितनी बार भी जांच कर ली जाए, प्राप्तांकों में अंतर ना आए, अलग अलग अवसर पर परीक्षण फिर भी अंकों में समानता। मैंने किया, किसी और को जब मौका मिला उसने देखा, चुपके से देखा या सामने देखा, तो वो है विश्वसनीयता। कितनी बार भी हो और कितनी बार भी और अलग अलग अवसरों पर परीक्षण हो, अंकों में समानता है, अंतर नहीं, उसको क्या कहेंगे? विश्वसनीयता कहेंगे। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे भाई। इस हेतु कुडर रिचर्डसन विधि का यूज किया जाता है, इसको तर्क युक्त समानता विधि कहते हैं, और एक स्प्लिट हाफ मेथड विधि का कहते हैं, कि जैसे उधर जो थॉर्नडाइक की विधि थी है ना, वो विधि। और इसमें थोड़ा सा ये प्रश्न रीट में नहीं पूछेगा, सीधे ही बता दो, कोई और तैयारी कर रहा है वो देख लेना, रीट वाले नहीं पढ़े। रीट वाले ये जाने वस्तुनिष्ठता क्या है, विश्वसनीयता क्या है और वैधता क्या है। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्ष मूल्यांकन, इसमें अध्यापक, अब मान लो टीचर का झगड़ा हो रखा है बच्चे से, ठीक है। अब बच्चे से झगड़ा हो रहा है, मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता क्या है कि उसके बच्चे के व्यक्तित्व का, कि बच्चे ने ऐसा किया, अब देखना तेरे को रगड़ूंगा मैं पेपर में, और तू पास होके दिखाई, ठीक है। तो वो वाला माहौल ना हो, छात्र के या अध्यापक के व्यक्तित्व का प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? अब मान लो निबंधात्मक प्रश्न हो, मैं कॉपी चेक करूं, मैं कहूं ये ठीक नहीं, मैं संतुष्ट नहीं हूं इसके जवाब से, इसका जवाब तो ये बनता है, निबंधात्मक में तो ये चांस रहते हैं। अब वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होगा, 4 ऑप्शन में से एक उत्तर है, बच्चे ने उत्तर दे दिया, मुझे नंबर देना पड़ेगा। तो वस्तुनिष्ठता क्या है, इसमें अध्यापक व छात्र के व्यक्तित्व का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। डिफरेंटिएशन क्या है, डिफरेंटिएशन क्या है, डिफरेंटिएशन, हाँ डिफरेंटिएशन, डिफरेंट से बना है भाई, विभेदीकरण। मूल्यांकन पत्र छात्रों की जो व्यक्तिगत जो है विभिन्नताएं, बच्चे हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं, तो उनको देखते हुए पेपर जो है मूल्यांकन पत्र बनाया जाना चाहिए। मतलब कि आसान प्रश्न भी हो, थोड़े ठीक ठीक भी हो, टफ भी हो, समझदारी भी हो, तो बच्चों का जो डिफरेंट डिफरेंट बच्चे हैं उस भिन्नता को देखते हुए वैसा मूल्यांकन पत्र तैयार करना, उसको हिंदी में क्या कहेंगे, विभेदीकरण, और इंग्लिश में ये क्या कहेंगे, ये आप देख ही लो भाई, मेरे से तो सेट बैठ नहीं रहा। इसके अलावा मूल्यांकन की विशेषताओं में क्या क्या आता है, समग्रता यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव विशेषताओं में आता है, उद्देश्य निष्ठता, मितव्ययता, मितव्ययता क्या होती है, धन समय का कम खर्चा इसमें लगता है, मितव्ययी है। व्यवहारिक है यानी कि औपचारिक शिक्षा आधारित है, औपचारिक और अनौपचारिक दो तरह की शिक्षा होती है, विद्यालय के अंदर और बाहर से सीखता है जो अलग अलग। मानकीकृत, मापक,
एक सही मापन होना चाहिए मूल्यांकन की, यह भी विशेषता है। इसे सही मापन, व्यापकता, संपूर्ण पाठ्यक्रम प्लस बालक की सभी योग्यताओं की जांच होती है। तो मूल्यांकन अपने आप में बहुत व्यापक है, समग्र है, ठीक है, व्यवहारिक है, मितव्ययी है, उद्देश्यनिष्ठ है। इसमें तारतम्यता, क्रम जो है क्रम विभाजित नहीं होता। ये सारी विशेषताएं मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। मूल्यांकन की प्रकृति पर जाने से पहले मैं आपको दोहराव करवा देता हूं। हमने ये जाना सबसे पहले मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन क्या है। अर्थ में हमने जान लिया मापन प्लस आकलन मिलके, यानी कि मूल्य का, एक गुणों के मूल्य का उसमें अंकन करना, ठीक है जी। फिर हमने मूल्यांकन के जो है मूल्यांकन की हम ये कह सकते हैं, इसके अलावा अर्थ के अलावा अन्य बातें मूल्यांकन के बारे में हमने जानी कि सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमने फिर जाना कि शैक्षिक प्रक्रिया क्या होती है और शैक्षिक प्रक्रिया का हिस्सा क्या है, उसका एक हिस्सा यानी कि अंत में जो होता है वो मूल्यांकन है। फिर हमने मूल्यांकन के उद्देश्य पढ़े, उद्देश्य को, मूल्यांकन के उद्देश्यों को जाना। अब हम पढ़ रहे थे मूल्यांकन की विशेषताएं। विशेषताओं में तीन मुख्य विशेषताएं थी, वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता। इसके अलावा एक अन्य विशेषता विभेदीकरण और बहुत सारी, व्यापकता, समग्रता, मितव्ययता और दूसरी हम बात कहें तो तारतम्यता। ये सारी की सारी क्या है, मूल्यांकन की विशेषताएं। मूल्यांकन की प्रकृति के बारे में देखो, लेंथी टॉपिक, थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, तो मैं इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा बात इसलिए नहीं कर रहा ताकि आपका दिमाग इधर उधर ना जाए। मूल्यांकन की प्रकृति सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू, डिसीजन प्रोसेस है, निर्णयात्मक है, पर्पज प्रोसेस है, उद्देश्यनिष्ठ है, शिक्षार्थी केंद्रित है, ठीक है, बाल केंद्रित हम जिसको कह सकते हैं, चाइल्ड सेंटर, सीसीपी, सीसीपी, इसको सीसीपी, चाइल्ड केंद्र, चाइल्ड सेंटर प्रोसेस, शिक्षार्थी केंद्र है, कॉम्प्रिहेंसिव है, व्यापक प्रक्रिया है और प्रेरणा प्रदान करने वाली। ये सीसीपी आपके लगता है भाई, सीसीपी, सीसीई। अब इनके अर्थ आने चाहिए। सीसीपी क्या है, चाइल्ड सेंटर प्रोसेस, कंटिन्यू कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन, यानी कि सतत व व्यापक मूल्यांकन, यानी कि यहां का सतत ले लो, यहां का व्यापक ले लो और ये क्या हो जाएगा, एवेल्युएशन हो जाएगा। तो ये मूल्यांकन की प्रकृति में ये सारी बातें शामिल है। मूल्यांकन के प्रकार व विधियां। अब प्रकार में मूल्यांकन के वो भी मूल्यांकन के टाइप है, टाइप ऑफ एवेल्युएशन में वो भी आएंगे, सम्मेटिव और जो है फॉर्मेटिव। अब एक बात करूं, आज बड़ा जोश वाला युवा दिवस है, आपको पता है, और इस दिन आपने एक प्रण कर लो, वो मैं पंजाबी च दो लाइना लिखियां सी कि दुनिया दी परवाह ना कर तू, हर गल उत्ते वाह ना कर तू। वाह वाह करते हैं ना, कोई गल सुनावे, वाह वाह, दुनिया दी परवाह ना कर तू, हर गल उत्ते वाह ना कर तू, आ की सोचू, ओ की सोचू, सोच के जिंदगी तबाह ना कर तू, दुनिया दी परवाह ना कर तू। हुण अब यह है कि आपको एक तो होता है कि इसी टेंशन में रहना, मैंने अगर ये ना पढ़ा, मेरे ये सिलेक्शन ना हुआ, ये ना हुआ, लोग क्या कहेंगे। वो हम जब एरिक्सन को पढ़ते हैं तो 8 उसकी जो धारणाएं जो आती है, ये बनाम ये संघर्ष, तो जीवन पर्यंत संघर्ष चलता ही रहता है। आपको बेपरवाह होना है, लापरवाह नहीं। बेपरवाह हो जाओ कि बस मुझे ये करना है, मैं कर लूंगा, लोग आपके बारे में क्या ख्यालात रख रहे हैं, लोग आपको क्या कहेंगे, अब क्या कह रहे हैं। अब लोगों का काम तो कहना ही है। मैं म्यूजिक का स्टूडेंट रहा हूं, मैं अपनी बात बताता हूं, मैं इंस्टाग्राम पे रील डालता हूं डेली, वो गाने वाली। अब मैंने जिन दिनों में मैं, क्योंकि मैं म्यूजिक का स्टूडेंट हूं तो गाना मेरे लिए एक सब्जेक्ट है। मैं सैड सॉन्ग डालता हूं तो अपलोड करता हूं रील, अगर वो संतवीर सिंह वाले वो उस पे इंस्टाग्राम पे, तो अगर मैं गाना उस पे अपलोड करूं सैड सॉन्ग, तो लोगों के स्टूडेंट्स, जो नजदीकी स्टूडेंट्स हैं, वो कमेंट करेंगे, ओहो हो, दिल टूट गया यार, ये किसने किया, ये बहुत बुरा। मतलब कोई नहीं, मतलब आप ये सोचो मेरे लिए सब्जेक्ट है, वहां तक किसी का माइंड नहीं जा रहा कि ये बंदा म्यूजिक का है, इसके लिए गाना, भजन, रोमांटिक सॉन्ग, सैड सॉन्ग या कोई भी तरह के सॉन्ग जो है वो इसके लिए एक एज ए सब्जेक्ट है। अब मैंने गुरलाल सर को कहा, मैंने कहा, फिर हमने वो संतवीर सर नाम से एक इंस्टाग्राम बनाया
कि इसमें एजुकेशन वाली वीडियो डालेंगे, दूसरी वीडियो नहीं डालते, गाने वाली बंद करें। गुरलाल सर ने मुझे एक बात की कि लोग आप सैड ना गाओ, दूसरा गा दो, तो लोग वो भी आपको कहेंगे कि क्या बात है। मैंने 2-3 दिन पहले वो गाना, एक जिंदगी वाला जो गाना, वो अपलोड किया, यहां नहीं सुनाऊंगा क्योंकि क्लास में हट के बात नहीं करनी। वो गाना वाना तो फिर वो जो है ना मुद्दे से भटक जाते हैं, ऐसा लगता है कि गाने सुनाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया। वो वीकली 10 दिन में एक बार हो तो अच्छा है। तो फिर मैंने वो गाना गाया, तो अब स्टूडेंट्स जो वो उनके रिप्लाई क्या है, कौन है सर बता दो फिर। ओहो, मतलब आप भी उसी दुनिया का हिस्सा है, जो दुनिया के लोगों के जो व्यूज आपके बारे में क्या है, उनसे जो लोग प्रताड़ित है ना, वो भी तो इसी चीज का हिस्सा है। वो भी तो वैसी बातें करते हैं बिना बेतुकी, बिना सोची समझी। मैं बुरा नहीं मानता, मैं एक बात कर रहा हूं, हम भी उसी दुनिया का हिस्सा है। हम बिना मैंने कर लिया, गाना गा दिया, सर जी फोटो तो दिखा दो, है मैडम जी किस्सा है, मन लगा था रिश्तो हो गयो, मन लगा था तो पसंद है, कोई या है, मतलब जो आए चलने दो। फिर मैं वहां ये कहता हूं, आपको ये लगता है, हाँ जी लगता है, तो ठीक है, सही है, मक्खी आ रही है भाई, ठीक है। आप ये मानते हो ऐसा है, हाँ है, तो ठीक है। सैड सॉन्ग गाऊं, अगर उनको लगता है कि ये हो गया, आपको लगता है, हाँ जी लगता है, तो ठीक है, ये है। क्यों भाई, दो मैं अपनी मौज में रहता हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी वाला, आज आप युवा दिवस पे प्रण करो कि पूरे जोश के साथ, और उसमें रहना है, कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये बंदा मांगता तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। ये मैं हर जगह जाता हूं, गुनगुनाता हूं, क्योंकि मेरा सबसे फेवरेट अगर कोई महापुरुष, कोई करेक्टर है, तो वो स्वामी विवेकानंद जी है। समय मिले नौकरी लग जाओ, बाद में उनको पढ़ना, उनकी बताई हुई बहुत सारी बातों में से एक लाइन गांठ बांध लेना जीवन में, आपका जीवन कामयाब है। मूल्यांकन के प्रकार, विधियां, परिणामात्मक, परिमाणात्मक होता है, मिस्टेक से मतलब परिमाणात्मक, क्वालिटी है ना, और ये परिणाम तो वो फिर रिजल्ट वाला हो गया, ये नहीं। और उपलब्धि परीक्षण, दो प्रकार के विधियां कह दो या प्रकार कह दो। एक होता है गुणात्मक, इसमें अब अलग अलग प्रश्न आ जाते हैं कि जो परिमाणात्मक मूल्यांकन है वो 3 तरह से होता है, मौखिक हो सकता है, प्रयोगात्मक हो सकता है, और लिखित हो सकता है। फिर आप लिखित में अलग अलग बातें पढ़ते हो कि लिखित में वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक, निबंधात्मक। आप अगर इसमें अगर आप रीड के बाद कोई तैयारी और कोई और पेपर पढ़ रहे हैं, तो आपकी बुक में वही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के गुण विशेषताएं दिए हुए हैं, इन सब के तो वो थोड़ा थोड़ा देख लेना, क्योंकि यहां करवाने लगूं तो एक क्लास तो फिर इन्हीं पे ही चली जाएगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं, और व्यापकता लिए होते हैं, सबसे वैध हैं, और सबसे सरल माने जाते हैं। निबंधात्मक प्रश्न परंपरागत जो हमारी, और हाँ जी, लाइट जाने के बाद अभी दोबारा से वहां से रिस्टार्ट करते हैं अपन। ये बात चल रही थी अपनी मूल्यांकन के प्रकार या विधियों की। हमने ये जाना था कि ये है परिमाणात्मक, यानी कि क्वालिटी जो डिसाइड करता है वो गुणात्मक हो गया। हमने ये सारा इस पर डिस्कशन कर लिया था। गुणात्मक में कौन कौन से इसमें आ जाते हैं, प्रश्नावली विधि होगी, साक्षात्कार हो गया, संचयी आलेख हो गया, समाज नीति होगी, व्यक्ति अध्ययन जो केस स्टडी विधि है वो आ जाती है, अवलोकन, जांच सूची, रेटिंग स्केल, बच्चों को रेटिंग दी जाती है, चेकलिस्ट, पड़ताल सूची, चेक हिंदी में देखो इसको पड़ताल सूची कहते हैं, चेकलिस्ट जो जिसमें हाँ और ना में, यस और नो में उत्तर होते हैं बच्चों की। आपको पढ़ा हुआ समझ आ गया, हाँ, इस तरह से हाँ और ना में, ठीक है, उत्तर होते हैं। तो अब ये इनके बारे में ज्यादा मैं कुछ बताऊंगा नहीं, सामान्य बातें हैं कि 2 टाइप हैं इसके, और जो परिमाणात्मक में मौखिक, प्रायोगिक और लिखित, इसके 3 भाग होते हैं, और लिखित फिर आगे ये प्रश्न उत्तर होते हैं। निबंधात्मक में ये वैद्य नहीं होता, इतना विश्वसनीय नहीं होता, वस्तुनिष्ठ ज्यादा विश्वसनीय होते हैं, बच्चों को विचार प्रकट करने का पता इसमें मौका मिलता है, भाषा शैली, लेखन शैली, मौलिकता उसमें आती है, समय धन इसमें कम लगता है, और व्यवहारिक ज्ञान ज्यादा इसमें मिलता है बच्चों को।
मूल्यांकन के उपकरण। अभी ये पोर्टफोलियो आपको अभी नीचे दिखाऊंगा, फाइल पड़ी है। पोर्टफोलियो क्या होता है? एक अवधि में एक विद्यार्थी के कार्यों का संग्रह एक फाइल में। हर बच्चे की ना पोर्टफोलियो फाइल बनती है अपने कक्षा 1 में 2 में, जो बच्चे आगे स्कूल में उनकी पोर्टफोलियो फाइल, फिर जब वो बच्चा अगली क्लास में गया तो वो फाइल अगली क्लास तक वो चली जाती है। नेक्स्ट क्लास में टीचर उस बच्चे को चाहे नहीं जानता, नया टीचर आया, वो उसकी पोर्टफोलियो फाइल देख, अच्छा ये इनके मम्मी पापा का नाम है, ये इस गांव का है, इस विषय में अच्छा है, इस विषय में कमजोर है, इसमें अन्य क्वालिटी क्या है, वो सारा का सारा डेटा एक फाइल में होता है। और बच्चे के सभी कार्यों का इसमें संग्रह होता है, उपलब्धि, प्रगति, कमी, सब कुछ, व्यक्तिगत, शैक्षिक, सह शैक्षिक, सांस्कृतिक सभी जानकारियां इसमें सम्मिलित होती है। रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, इसका मैंने ऊपर जिक्र किया था, और आप याद करो जब मैंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो पढ़ाई थी, सॉरी मापन वाली और वो क्लास पढ़ाई थी, तो उसमें इसका जिक्र किया था। रेटिंग, ये सारे के सारे मूल्यांकन के टूल्स हैं। क्या है ये? एवल्यूशन टूल्स है ये। पोर्टफोलियो, रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल, चेक लिस्ट, हाँ या नहीं वाले प्रश्न, रेटिंग देना कि उत्तम, अति उत्तम, बहुत बढ़िया, शानदार, वो सुपरलेटिव डिग्री तक चले जाते हैं जिसमें हम, उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण। अब मैं आपको वो दिखा के लाऊं प्रश्न, ये देखो, ये होता है पोर्टफोलियो प्रोफाइल इस तरह की। तो ये मूल्यांकन का एक टूल है, बच्चे के बारे में जानकारी क्या है, विद्यालय का नाम और ऐसे करके ब्लॉक का नाम और डाइस कोड लिखा होता है, सत्र का नाम आ जाता है, एसआर नंबर, बच्चे के पिता माता का नाम, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज उसकी फोटो लग जाती है, उसका पता होता है। और फिर मान लो हिंदी विषय है, हिंदी विषय में आधार रेखा मूल्यांकन, पद स्थापन के आधार पर कक्षा का स्तर, ठीक है, तो उसमें जिसमें बच्चा आया उसमें उसका वो किस लेवल का है। फिर प्रथम योगात्मक आंकलन कितने होते हैं, ये देखो, योगात्मक आंकलन एक हो गया, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे 1, ठीक है, ऐसे 2 और ऐसे 3। मतलब पहले में उसके आकलन के आधार पर कक्षा का स्तर उसका कौन सा है, कक्षा स्तर का है, कक्षा से निम्न स्तर का है या उच्च स्तर का है। द्वितीय हो गया, तीसरे, तीनों का उसमें किस योगात्मक आकलन में उसके कितने आए, ये सारा उसमें डेटा विषय वाइज होता है। कक्षा स्तर के लिए 1 लिखा जाता है और कक्षा से निम्न स्तर का है तो 2 अंकित हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो उसमें इसके साइन वगैरह होते हैं। सदाचारी व्यक्ति में कौन कौन से गुण है, तो ये पूछे गए हैं बच्चों से प्रश्न। जैसलमेर किले में स्थित दर्शनीय स्थलों के नाम लिखो। अब ये ना आपको दुर्ग करवा दिए कक्षा 10 से, लेवल 1 में भी दुर्ग है, लेकिन 5वीं क्लास में, 4थी क्लास में दुर्गों के बारे में अलग ही एक हिंदी में पाठ लगता है, जैसलमेर दुर्ग की सैर। और जैसलमेर दुर्ग के अंदर बहुत सारी चीजें जो है कक्षा 10 में भी नहीं दी हुई। जब मैं इन सब की आपको प्रश्नोत्तरी करवाऊंगा ना, एक अपने मैराथन क्लासे रखूंगा जब मैं फरवरी में, सभी चीजें उसमें करेंगे अपने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपका वो रिवीजन, तब उसमें मैं इसके प्रश्नों को डाल दूंगा, आप चिंता ना करें। और कई लोगों बच्चों के पास ना ये दिक्कत आती है कि उनके पास एसएसटी और सब्जेक्ट जो भी पर्यावरण जो पढ़ते हैं उनके पास ये सब्जेक्ट की मूल किताबें नहीं, और मूल किताबें अगर है तो बच्चों को ये नहीं पता कौन सा पाठ पढ़ना है कौन सा छोड़ना है। फिर मैंने आपको सार संग्रह के रूप में 2 किताबें बताई थी। अब मैं इन दिनों और किताबों का एक जो है ना अध्ययन किया, एनालिसिस, हालांकि उस समय भी मैंने बोला था कलाम की पतली पतली किताबें, अगर पर्यावरण के लिए हो तो पतली सी किताब कलाम की आती है। एसएसटी में अगर बात करें तो भूगोल की अलग आएगी, भारत और विश्व वाली, राजस्थान भूगोल अलग आ जाएगी, राजस्थान वो पॉलिटी की पतली सी किताब अलग आ जाएगी। तो अगर वो लेना चाहें तो उसमें एनसीईआरटी का सारा डेटा जो है ना उसमें दिया हुआ है बिल्कुल। तो पतली पतली विषय वाइज है, मान लो 3 यूनिट आपके हिस्ट्री की है तो हिस्ट्री की 3 यूनिट के लिए पतली सी किताब, ज्योग्राफी की यूनिट के लिए अलग, राजनीति की 2 यूनिट है उसके लिए ऐसी किताब। तो वो सार उसमें निकाला हुआ है, पतली पतली किताब, आप वो ले सकते हैं अगर अभी से किसी ने तैयारी की है। और अगर पहले से आपने शुरू कर रखी है तो पेपर के समय पर आपको किताबें कभी नहीं बदलनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चों व्याकरण खंड में ये चिड़िया, अखबार और ये पंखा चलता और ये सारे जो है ना उनसे इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, फिर अध्यापक द्वारा टिप्पणी की जाती है। ये पोर्टफोलियो होता है। ये देखो द्वितीय योगात्मक आकलन, अभी जो बच्चों का 2024-25 के लिए, इसमें देखो पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और फिर जो है रेगिस्तान वाले हो गए, एक पंक्ति वाले हो गए, और इस तरह से
एक से अधिक पंक्ति वाले जो है ना योगात्मक आकलन में इस तरह के जो है ना प्रश्न उत्तर जो सम्मिलित किए जाते हैं। रचनात्मक आकलन वाला ना मेरे पास अभी आई है, फाइल अभी आई है, डिपार्टमेंट ने जो जारी की है, बड़ी कलरफुल, तो अभी वो मेरे पास बाद में आई, अभी मैंने फोन में देखी जब लाइट गई हुई थी, तो फिर अब उसको दिखाना पॉसिबल नहीं है। अभी अपने बात करते हैं, बस क्लास खत्म होने वाली है, अभी 5 मिनट की क्लास ज्यादा से ज्यादा और रहेगी, ज्यादा नहीं। उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण कल फिर ऐसे करेंगे भाई, इसकी क्लास की ना तीनों क्लास उसके प्रश्न है। अब और एक काम करेंगे कि हिंदी में मूल्यांकन से संबंधित जितने प्रश्न आए, सामाजिक में जितने आए, पर्यावरण गणित में जितने आए और मनोविज्ञान में जितने आए, इस पढ़ाए हुए में से कोई 2-4 प्रश्न और 5-10 और बना लेंगे। बाकी उनमें जो प्रश्न आए हैं इसमें तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, कुछ एक जो मान लो विषय से संबंधित बाहर हो सकते हैं, तो सभी वो पीडीएफ एक आपको फिर मैं व्याख्यात्मक हल करवा दूंगा अगर आप कहो तो। फिर आपका ये टॉपिक क्या है, विषय में 4 जगह 3 जगह लगता है आपके दोनों लैंग्वेज में, बाल विकास में और सब्जेक्ट में 4 जगह ये टॉपिक लगता है, तो कम से कम मूल्यांकन टॉपिक आपके 4 प्रश्न से ही करवाएगा। तो अगर आपको, इसलिए फिर मैंने क्या है कि इस पे समय थोड़ा सा ज्यादा लगाया है। तो फिर कल इसकी क्लास कंप्लीट करके वस्तुनिष्ठ, और उसके बाद दोबारा से एसएसटी और पर्यावरण वालों के लिए कुछ दिन क्लासें रहेंगी, फिर मनोविज्ञान की 2009 और 2005 का एक्ट फिर करवा दूंगा। चलिए, अगर वस्तुनिष्ठ क्लास चाहिए तो उधर वाले में आप मुझे कमेंट करके बता देना, है ना। उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण 2 तरह का होता है, प्रमाणिक और गैर प्रमाणिक। प्रमाणिक क्या है, पाठ्यक्रम वाला वो सिस्टम। गैर प्रमाणिक जो है ना शिक्षक द्वारा होता है, शिक्षक निर्मित होता है, गैर मानकीकृत। इसमें सामान्य उपलब्धि जो है और विशेष उपलब्धि के आधार पर और ऐसा परीक्षण किया जाता है। सामान्य निबंधात्मक और वस्तु और निदानात्मक परीक्षण। कोई इसमें विशेष बात अगर है तो वो ये बातें हैं। उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं क्या है, अधिगम की कठिनाइयों को ज्ञात करने व पाठ्यक्रम में परिवर्तन के लिए सहायक है उपलब्धि परीक्षण। इससे हमें अधिगम में जो सीखने में जो कठिनाइयां आई हैं उसका पता चलता है, पाठ्यक्रम में अगर बदलाव करना है तो उसका पता चलता है, दिए गए ज्ञान व कौशल का मापन करता है इसके द्वारा टीचर, और ज्ञान व उपलब्धि ज्ञात की जाती है कि कितना उन्होंने सीख लिया, उन्होंने कितनी अचीवमेंट हासिल कर ली, कितना नॉलेज हासिल कर लिया। शिक्षण अधिगम की सफलता, कितना सफल हुआ या नहीं, उनका पता चलता है, और वर्तमान प्रगति का ज्ञान, उसने कितनी प्रगति हासिल कर ली है, ये सारी चीजें उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से पता चलती है। अचीवमेंट टेस्ट जो है अब मूल्यांकन का ये एक हिस्सा है, आप मूल्यांकन ही मान सकते हैं। फिर बात आती है उपलब्धि परीक्षणों की उपयोगिता, इसका महत्व, उपयोगिता, इंपॉर्टेंस क्या है। श्रेणी विभाजन में छात्रों को प्रेरणा देने हेतु बच्चों की जो है ना श्रेणियां, अलग अलग श्रेणी विभाजन के लिए काम करता है। वर्गीकरण, वर्गीकरण को क्या कहेंगे हम, क्लासिफिकेशन। अब आप मुझे ये बताओ, संरक्षण, क्लासिफिकेशन, और ये जीन पियाजे की कौन सी एज में था, जीन पियाजे ने किस एज के बच्चों में बताया था कि वर्गीकरण का, क्लासिफिकेशन का, एनालिसिस का ये गुण बच्चे में विकसित हो जाते हैं। एनालिसिस हो सकता है दूसरी में हो, आगे वाली एज में हो। वर्गीकरण, संरक्षण ये वाला, क्लासिफिकेशन वाला जो है ना वो बच्चे में क्या तीसरी एज में आता है क्या, मुझे बताना। शिक्षा के उद्देश्य की जानकारी हेतु, एजुकेशन जो पर्पज है उसके लिए जो है उपलब्धि परीक्षण की उपयोगिता है। शैक्षिक निर्देशन हेतु कि क्या बदलाव करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए। अध्यापक के कार्यों के परीक्षण हेतु, अध्यापक ने जो कार्य किया क्या वो सफल हुआ या नहीं सफल हुआ, वो परीक्षण जांच करने के लिए। निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण विधियों में सहायक। निदानात्मक शिक्षण विधियां कौन सी, डायग्नोस्टिक। उपचारात्मक कौन सी, उपचारात्मक अभी आपको बताई थी, रेमेडियल एजुकेशन जो है शिक्षण विधियां। इन सब में इसकी उपयोगिता है। एक बार उसको जब आप पढ़ोगे, अपने पास आपके पास पीडीएफ होगी तो जान लेना। क्लास बड़ी हो रही है इसलिए थोड़ा सा इसको फास्टली करवा रहा हूं। उपलब्धि, अचीवमेंट जो टेस्ट है, विद्यार्थी ने क्या सीखा इसकी जांच करने के लिए, उसने कितनी प्रगति हासिल कर ली उसका मापन करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट होता है। परीक्षा के अंत में होता है ये। निदानात्मक परीक्षण 2 नंबर पे हम नंबरिंग अगर दें तो 2 नंबर पे निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, विद्यार्थी की कठिनाई, क्या नहीं आता उसको। मैंने आपको कहा था, मैंने हिस्ट्री का पेपर ले लिया, उसका रिजल्ट आ गया, ये उपलब्धि होगी उसकी, कितने नंबर आए, ये आए ये नहीं। अब मुझे ये पता चला कि बच्चे ने
फिर निदानात्मक परीक्षण करूंगा मैं बच्चे का कि उस कॉपी में किस पार्ट में उसकी दिक्कत आ रही है। तो इतिहास में सन याद करने में उसको दिक्कत आ रही है, तो उसकी जो कठिनाई थी कि उसने सन याद नहीं हो रहे, वो मैंने पता किया। तो मैंने उसका कौन सा टेस्ट कर लिया, डायग्नोस्टिक, उसके मैंने निदानात्मक परीक्षण कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, उसको टिप्स दे दूंगा कि बेटा सन जो है वो इस तरह से याद रहते हैं, आप ऐसे याद कर लो। मैंने उसका उपचार कर दिया, उसका रेमेडियल कोर्स भी हो गया। अब बच्चे के क्या है, वो जो उसकी बीमारी थी उसका यहां इलाज हो गया, तो उसको कहेंगे हम उपचारात्मक परीक्षण। ये क्या हो जाएगा, क्या नहीं आता बच्चे को इसमें आ जाएगा, कैसे सीखे, बीमारी का इलाज कह दूं मैं, तरीके, जितने भी तरीके हैं कि इस तरीके से ये जो क्या नहीं आता इसके लिए कैसे इसको सीख सकते हैं, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। और रेमेडियल टेस्ट इसको कहते हैं। ये निदानात्मक परीक्षण, देखो कड़ियां है, उपलब्धि परीक्षण के बाद, उपलब्धि परीक्षण के बाद निदानात्मक परीक्षण होता है, निदानात्मक परीक्षण के बाद उपचारात्मक परीक्षण होता है। समझ गए, मूल्यांकन पेपर हो गया, पेपर के बाद में उपलब्धि परीक्षण उसका पूरा परीक्षा के अंत में होता है, ये परीक्षा के अंत में होता है। अब बाद में निदानात्मक और बाद में उपचारात्मक। After that achievement test, after that diagnostic test, after that remedial test, चलो उपलब्धि परीक्षण के सोपान। सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेंगे एक योजना बनाएंगे। अब आप ध्यान रखो, मूल्यांकन के सोपान हमने जो पढ़े थे मूल्यांकन में, सबसे पहले हमने उसमें क्या किया था, उद्देश्य का निर्धारण। क्या किया था हमने, उद्देश्य निर्धारण किए थे, ठीक है जी। योजना बना दी, फिर परीक्षण की तैयारी करेंगे, उसमें हमने क्या किया, उद्देश्य बना दिया। फिर हमने क्या किया था, वो जो उद्देश्य था, उद्देश्य का हमने क्या कर लिया, एनालिसिस कर लिया था, विश्लेषण कर लिया था, ठीक है, उसका विश्लेषण कर लिया था हमने। परीक्षण की तैयारी है यहां पर। यहां तीसरे नंबर है परीक्षण का प्रशासन। वहां हमने क्या किया था, विधि का जिक्र, कि विधि कौन सी है, विधि का सिलेक्शन, मतलब मेथड सिलेक्शन करेंगे हम, विधि का सिलेक्शन करेंगे। फिर जो विधि होगी और विधि को प्रयोग में लाएंगे प्रैक्टिकली, सही या गलत, और फिर लास्ट में उसका हो जाएगा कितना सीखा क्या नहीं, मूल्यांकन, और लास्ट में उसकी समीक्षा हो जाएगी, है ना, समानीकरण हो जाएगा। यहां परीक्षण का प्रशासन है और लास्ट में परीक्षण का अंकन। जब अंकन की बात आती है मतलब कि ये आगे अंत की सबसे लास्ट बिंदु क्या है, उपलब्धि परीक्षण के सोपान, और उसके सोपान मैंने पास में लिख दिए। उपलब्धि परीक्षण के सोपान में सबसे पहले योजना बनाएंगे, फिर परीक्षण की तैयारी, जब योजना बन गई तो उसमें फिर उसमें अप्लाई करने के लिए तैयारी की जाएगी। फिर परीक्षण का जो प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से कैसे करना है उसको, वो बात आ गई। और फिर परीक्षण का अंकन, कि ये जो परीक्षण हुआ है, जो टेस्ट हुआ है, तो उसमें नंबरिंग दी जाएगी। तो ये परीक्षण के सोपान हो गए, ठीक है। अब अपने क्या करेंगे, इन सब का डेटा, क्लास को आप, कल वाली क्लास को आप मिस कर गए कि लाइव का बताया नहीं और मैंने वीडियो अपलोड कर दी, ठीक है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, आपका समय ज्यादा खराब ना हो। तो अब अपने क्लास को बंद कर देते हैं। तो सब पूरी क्लास का सभी विषयों के लिए, तो कल ज्यादा से ज्यादा जरूर बच्चों को लाना, आप सभी विषयों के लिए है और सभी बच्चों के लिए है जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आए हुए जितने भी आज तक के पेपरों में प्रश्न, उनका व्याख्यात्मक हल आपको एक ही जगह मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं इस क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।